नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिशा शर्मा मौत मामले की। भोपाल में मॉडल और एक्टर ट्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। जांच एजेंसी ने भोपाल पुलिस के एफआईआर को री रजिस्टर करते हुए पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट दिल्ली से भोपाल पहुंचकर केस डायरी और सबूत जुटाने में लगी है। पुलिस जांच में 20 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज मांगने की बात भी सामने आई है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी आरोप लगाया कि ट्रिशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में बाधा डाल रही है। सोमवार को एसआईटी की टीम ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की थी और स्पॉट वेरिफिकेशन कराया गया। Your mother and Trisha, what actually happened, Samarth? Why did you? तो देखिए, हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 तो मामले की अगली सुनवाई 27 मई यानी कि कल होनी है, बुधवार को। हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ सुनवाई होगी और मामले में आगे और भी क्या कुछ खुलासे होते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आप ट्रिशा शर्मा केस की टाइमलाइन देख सकते हैं। ट्रिशा के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 16 मई को परिजनों ने दिल्ली जांच पुलिस को सौंपने की मांग उठाई थी। दिल्ली पुलिस को जांच सौंपने की मांग उठाई। परिजनों ने सीएम हाउस के बाहर धरना भी दिया था। 17 मई को शव देर रात तक एम्स की मर्चुरी में रखा रहा। वहीं 18 मई को भोपाल कोर्ट ने ट्रिशा के पति समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अब बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक को लेकर सभी व्यवस्थाएं तय समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सम्मेलन में 21 ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में 21 ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों को रात्रि भोज देंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, आवागमन और मेहमान नवाजी को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। प्रतिनिधि मंडल को राजवाड़ा, छप्पन दुकान, उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। ग्रामीण हाट और किसान समूहों से संवाद के जरिए प्रदेश की कृषि व्यवस्था और नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों का एक कार्यक्रम है जो कि 9 से 13 तारीख तक रहेगा। इसमें ब्रिक्स देशों के जो कृषि अधिकारी और माननीय कृषि मंत्री रहेंगे उनका एक अधिवेशन रहेगा यहाँ पर, और उसके संदर्भ में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने आज बैठक ली थी। इसी के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव महोदय के जो निर्देश थे कि इसमें कार्यक्रम के संदर्भ में सारी तैयारियां कर ली जाएं। चूंकि जब वो डेलीगेशन आएंगे सभी देशों के, तो वो न सिर्फ यहाँ रुककर अपनी जो उनकी मीटिंग्स होगी उसमें भाग लेंगे, बल्कि वो इंदौर और इंदौर के आसपास भ्रमण भी करेंगे। क्योंकि इंदौर शहर अपने आप में अद्भुत शहर है और इंदौर शहर में हम सब लोग अपनी अच्छी मेहमान नवाजी के लिए भी पूरे विश्व में हम लोग जाने जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए भी अच्छी तैयारी की जा रही है। वहीं ग्वालियर के तिघरा डैम के पास नदी में 2 दोस्तों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान तारागंज निवासी अभिषेक सगर और मोहित रजक के रूप में हुई है। दोनों युवक 23 मई से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी जनकगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। सूचना मिलने पर तिघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। थाना तिघरा क्षेत्र का मामला है। इसमें 2 युवकों की पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। ये तिघरा क्षेत्र में जो नदी है उस पर ये 2 लोग डूबे हैं।
ये 23 तारीख को थाना जनकगंज में 2 लोगों की गुमशुदगी कायम की गई थी। संभवतः ये पानी में डूबे हैं, ये दोनों नहाने के लिए उतरे होंगे, उसमें डूबे। 2 दिन से वहाँ एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी, जो लोगों को द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि अज्ञात ये मोटरसाइकिल रखी हुई है, इसको कोई नहीं उठा रहा है। तो पुलिस मौके पहुंची तो ये जानकारी लगी कि 2 लोग डूबे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अनूपपुर की। अनूपपुर में जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वैधानिक समय सीमा पूरी होने के बावजूद विशेष बैठक नहीं बुलाए जाने से नाराज करीब 13 जनपद सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरने पर बैठे गए। सदस्यों का आरोप है कि जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर अविश्वास प्रस्ताव को जानबूझकर दबा रहा है। प्रदर्शनकारी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए तत्काल विशेष बैठक और स्वतंत्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए, अनूपपुर में जनपद सदस्यों ने प्रदर्शन किया। अविश्वास प्रस्ताव पर राजनीतिक घमासान वहां बढ़ गया है। जनपद सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। विशेष बैठक नहीं होने तक पर धरना शुरू किया। हाईकोर्ट जाने की चेतावनी देकर प्रदर्शन किया। वहीं अनूपपुर में किसानों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। किसानों द्वारा किया गया चक्का जाम लगातार जारी रहा, लेकिन पूरे दिन बीतने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। किसानों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि कलेक्टर हर्षद पंचोली अब तक आंदोलन स्थल पर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। किसानों ने रात भर चक्का जाम जारी रखने का ऐलान करते हुए खाने पीने की व्यवस्था भी कर ली है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सुबह तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चक्का जाम के साथ रेल रोको आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। लगातार किसान यहाँ पर सुबह से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, चक्का जाम भी किया, लेकिन जिला प्रशासन के जो मुख्य अधिकारी है वो अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। कलेक्टर साहब के आगमन के लिए लगातार किसान बोलते रह गए, लेकिन कलेक्टर साहब अभी तक अपने चैम्बर से उठकर किसानों के बीच में नहीं आए हैं। यहीं पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि लगातार तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम और फ्रूट और बिजली विभाग की टीम लगातार इनसे चर्चाएं कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई आश्वासन सही ढंग से नहीं मिला है। आखिर क्या कारण है कि जो जिला प्रशासन के कर्मचारी आ रहे हैं वो किसानों की बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं? हमारे साथ ये किसान हैं, ये बताएंगे कि क्या परेशानियां हैं इनको और किस लिए ये यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमें जो है गेहूं का जो है बिक्री हो नहीं पा रहा है, और इसमें हमारे परेशानी ये है कि ना हमारे पास जो है उपज को रखने का सही तरीके से व्यवस्था है। हमारी उपज खराब हो रही है, किसानों को बहुत भारी दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा चलता रहे तो किसान तो भीख मांगने के कगार में आ जाएगा। इसलिए हमारी जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि पहले गेहूं का जो है सही से बिक्री हो, उपार्जन का सही निराकरण हो, और हमारी बिजली, हमें रात में जो है अंधेले में सोना पड़ रहा है, ऐसे परेशानियां आ रही हैं। रात में उठ के जो है खेतों में पकाने जाना पड़ रहा है। अब कोई किसान होगा वही समझ पाएगा कि कैसी परेशानियां उठ रही है। हमको चाहिए समाधान, त्वरित समाधान चाहिए, क्योंकि समाधान आश्वासन तो 5 तारीख से दे रहे वो, लेकिन उसकी कोई सीमा होती है। आज मजबूर होकर के किसान को रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो जैसा कि देखा, किसान का कहना है कि हम मजबूर होकर के आज रोड में उतरे हुए हैं। INS टीवी से अविनाश दुबे, अनूपपुर। तो
तो चलिए अब बात कर लेते हैं दुर्ग जिले की। दुर्ग पुलिस ने साइबर और आर्थिक अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। सुपेला पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के मास्टरमाइंड मनोज कुमार भूतड़ा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, फिनो पेमेंट किट, आधार और पैन कार्ड बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी वर्ष 2022 से 200 से अधिक म्यूल अकाउंट साइबर ठगों को बेच चुका है, जिनमें करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए। गिरोह बालोद, दुर्ग और जगदलपुर समेत कई इलाकों में सक्रिय था। आरोपी बैंक खातों को खुलवाकर मोटी रकम में बेचते थे और बैंक कर्मचारियों से साठ-गांठ कर खातों का संचालन करते थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। द्वारा ये बताया गया कि वर्ष 2022 से उनके द्वारा साइबर ठगी करने वाले अपराधियों के गिरोह को लगभग 200 से अधिक म्यूल अकाउंट्स उपलब्ध कराए गए हैं और अधिकतर म्यूल अकाउंट्स ये तीनों व्यक्ति जो है स्वयं के नाम से अथवा अपने फर्म के नाम से ये उपलब्ध कराते थे। और इनका जो मॉडस था वो जो करंट अकाउंट है जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है 40 से 50 हज़ार रुपये में करंट अकाउंट उपलब्ध कराते थे और सेविंग अकाउंट 15 से 20 हज़ार रुपये की राशि लेकर इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दुर्ग पुलिस को नेहरू नगर में हुई करोड़ों की चोरी की मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना नासिर हुसैन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहीन बाग और मदनपुर खादर की तंग गलियों में लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसे पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस ने 15 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला और स्थानीय बकरा विक्रेताओं के साथ रहकर जासूसी की। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों ने जनगणना अधिकारी बनकर घर घर जानकारी जुटाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर आरोपी की कार का करीब 300 किलोमीटर पीछा कर उसे दबोच लिया। आरोपी ने कई राज्यों में करोड़ों की चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने उसके पास से नकदी, डायमंड ज्वेलरी, सोना चांदी समेत करीब 20 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ और रायपुर, बिलासपुर कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है इनके साथियों के साथ मिलकर। इनके पास से सोने चांदी के आभूषण, डायमंड के आभूषण और किया कार और भी संपत्ति बरामद किया गया है। और भी जानकारी के लिए पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं बालाघाट जिले के भटेरा रेलवे ट्रैक पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह 6:30 बजे कटंगी से गोंदिया जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात महिला की मौत हो गई। महिला का शव 2 हिस्सों में कट गया। घटना के बाद महिला का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। तो देखिए, भटेरा रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। फिलहाल मृतका की कोई पहचान नहीं हुई है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सक्ती जिले के खुरघट्टी गांव के महानदी में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। यहां एनजीटी की नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं अधिकारी मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। न कार्रवाई की जाती है, न संज्ञान लिया जाता है, जिसके चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। रात होते ही चेन माउंटेन से खुदाई कर हाईवा से रेत का अवैध परिवहन किया जाता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब अधिकारियों का अवैध उत्खनन परिवहन की जानकारी है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि अधिकारियों की मिली भगत से रेत का अवैध कारोबार जारी है। देखिए, आपके द्वारा मुझे संज्ञान में आया है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो रही है, तो इसमें आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी जो है तत्काल आज के आज ही जो है जांच की जाएगी। अगर इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेपा नगर की, जहां 26 दिन पहले लापता हुई 14 साल की नाबालिग को पुलिस ने उसके जीजा के कब्जे से छुड़ा लिया है। आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर उस पर पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग 29 अप्रैल को रात करीब 2 बजे अपने गांव से लापता हो गई थी। परिजनों ने नेपा नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जीजा एक खेत में नाबालिग के साथ रह रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा और नाबालिग को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ग्वालियर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी अजमेर सिंह कोरकू को दफ्तर में हार्ट अटैक आने पर साथी कर्मचारी उन्हें इलाज के लिए जया रोग अस्पताल ले गए, लेकिन आरोप है कि कैजुअलिटी विभाग में समय पर इलाज नहीं मिला और मरीज को इधर उधर भटकाया जाता रहा। आखिरकार कर्मचारी की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजन और विभागीय कर्मचारी शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ थे और बस टॉयलेट के लिए गए हैं और टॉयलेट में ही ये गिर गए हैं। हम लोगों को पता नहीं चला। हमारे प्यून गया और देखा उसने कि सर गिर गए हैं, तो हम लोगों को तुरंत बुलाया और हम लोगों ने पुश भी किया कि शायद माइनर कोई अटैक आया होगा और अटैक की पोजीशन लगी हमको, मगर सांस जब चल रही थी। हम लोग ट्रॉमा सेंटर में गए। कमला राजा कैंपस में ही हमारा डिपार्टमेंट का ऑफिस है, मगर 10 कदम पे भी किसी डॉक्टर ने 15 से 20 मिनट इधर के उधर ले जाए, ECG वगैरह कुछ भी नहीं किया और हम लोग इधर के उधर घूमते रहे। उन्होंने कहा 7 नंबर में चले जाओ, किसी ने कहा 3 नंबर में चले जाओ और उनकी डेथ हो गई आज पोजीशन पे। इस सामाजिक न्याय विभाग के हैं, कोई स्टाफ है, अजमेर सिंह कोरकू, उनकी डेड बॉडी बताया कि कुछ उनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हुआ और वो ट्रॉमा में गए, उसके बाद उनका डेथ हो गया, ये उनका कहना है। हाँ, ऐसा वो भी कह रहे हैं कि डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया समय पर या ध्यान नहीं दिया, तो यदि ऐसा है तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूरजपुर से, जहां कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज। मामले में गरमाई सियासत। विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस का धरना। 14 घंटे से धरने पर बैठे PCC दीपक बैज। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। कल दोपहर 2 बजे से थाने के बाहर प्रदर्शन जारी रहा। रात 1 बजे TSC देव भी पहुंचे। धरना स्थल शिवनंदपुर नगर पंचायत चुनाव से जुड़ा है। मामला बड़ी संख्या में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। तो बड़ी संख्या में धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। शिवनंदपुर नगर पंचायत चुनाव से ये पूरा मामला जुड़ा है, तो बड़ी संख्या में देखिए, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ है। मामले में अब सियासत गर्मा गई है। बड़ी संख्या पर धरने में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। तो सूरजपुर से ये पूरा मामला है, जहां अब मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस का धरना। 14 घंटे से धरने पर बैठे PCC चीफ दीपक बैज। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की जा रही है। तो कल दोपहर 2 बजे से थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। रात 1 बजे TSC देव भी धरना स्थल पर पहुंचे।
देखिए अब मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहा। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया, जिसे वापस लेने को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये जहां प्रदर्शन जारी है, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया। एक एफआईआर अगर दर्ज हुआ है, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है और हथियार चलाने की धारा के तर्ज भी दर्ज हुआ है, तो क्या हथियार चलाया, क्या हथियार था, क्या हथियार पाया गया, कोई आके कुछ उसकी जानकारी नहीं दे रहे। चर्चा हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी जांच कर रहे हैं, तो जांच कर रहे हैं तो फिर धारा कैसे लग गई। पार्टी के लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर एक घटना घटी तो आप कार्रवाई करो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी के हो, अन्य किसी पार्टी के हो, कोई भी नागरिक हो, कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए। तो गलत काम कर रहे हैं, क्या उनने धारा लगाई आर्म्स एक्ट का, तो कोई हथियार बरामद किया क्या? तो ज्यादा जानकारी के साथ नौशाद अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। नौशाद, अब कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, वहीं धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी, जिस तरह से बताना चाहूंगा कि खुद दीपक भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पे थाने के सामने धरने पर बैठे हैं, जिसको जानकारी मिलते ही जो जिले के अलग अलग जो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश के जो नेता है, वहाँ लगातार उनका वहाँ पे आना हो रहा है। इनका एक साफ तो एक ही मांग है कि जिस तरह से आर्म्स एक्ट जो लगाया गया है उसको हटाया जाए, जो इधर से जो आवेदन दिया गया है, जो नरेंद्र ने जो दिया गया है आवेदन, उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है जिसको लेकर संतुष्ट हो सके। इसी से लगातार वहाँ दीपक भाई जटे हुए रात देर रात वहाँ पे टीएस सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि अगर जो आर्म्स एक्ट लगाया गया है तो अगर उसको सबूत पेश करें या फिर जो नहीं है तो जबरदस्ती इसको जबरन ना लगाया जाए। कुल मिलाकर क्या कहा जाए तो हायर वोल्टेज यहाँ पे राजनीति देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रदेश के बड़े नेता लगातार आना हो रहा है, आज भूपेश बघेल खुद यहाँ पहुंचेंगे और धरना प्रदर्शन पहुंच जाएंगे और उनका समर्थन देंगे। इस मिला के बात की जाए तो प्रदेश के आला अधिकारियों को लगातार यहाँ आना हो रहा है और इस मांग को उनका साफ तौर पर मांगे कि जो हमारे कार्यकर्ता है उन पर जो फर्जी एफआईआर है उसको हटाया जाए। जी, तो मामले में अब सियासत गर्मा रही है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया नौशाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।